हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनी। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासें लगातार चल रही हैं और मैं आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सब्जेक्ट लगातार ले रहा हूं, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। क्लास अपनी क्या है? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें टॉपिक है अपना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसके अंतर्गत हमने कल क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में कल के वीडियो में हमने जान लिया था। तो आज हम उनका स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेस किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रेस जो है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहली है आपकी नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम साधारण भाषा में टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, यानी तनावी प्रतिबल। तनावी प्रतिबल हिंदी में अगर लिखा जाएगा तो इसको तनावी प्रतिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तनावी प्रतिबल। देखिए, इसको समझिए कि नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कैसे पैदा होती है। नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कब पैदा होगी? जब उस पर टेंसिल फोर्स लगेगा। कौन सा लोड लगेगा? टेंसाइल लोड। मेंबर पे कोई भी बॉडी है उस पर हम लोग टेंसाइल लोड लगाएंगे। जैसे मान लो ये चौक है, बॉडी है, इस पर हम एक तरफ से इसको फिक्स कर दें या दोनों तरफ इसको टेंसाइल लोड लगाएं, खींचने वाला लोड लगाएं, तो इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगी वो कैसी स्ट्रेस पैदा होगी? टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी। इसी को हम बोलते हैं एक्साइल स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेसेस बोलते हैं इनको। एक्सियल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं क्योंकि ये अलोंग द लेंथ के अनुदिश लगती हैं। लेंथ की लंबाई के, मेंबर की जो लंबाई है उसके अनुदिश लगती हैं। इस और जो क्रॉस सेक्शन है उसके लंबवत होती हैं, नॉर्मल होती हैं, इसलिए इनको नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ। ये हमारी कोई एमएस की बार है, माइल्ड स्टील की बार है। इस पर हम इस पॉइंट पर पी फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा पी फोर्स लगा रहे हैं? ये टेंसाइल स्ट्रेस किसके कारण होती है? ड्यू टू नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड के कारण पैदा होती है। ये हमारा मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो इस पर हमें स्ट्रेस मालूम करनी है। यहाँ पर एयर इज वेट इज नेग्लेक्टेड। जो द्रव्यमान है, भार है माइल्ड स्टील का, उसको हमने क्या है यहाँ पर नेग्लेक्ट माना है। ठीक है। जब स्ट्रेस पैदा होगी तो इसका कोई ही होगा, कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा और लेंथ इसकी एल होगी। ये इसकी ओवरऑल लेंथ है। क्या है? ओवरऑल लेंथ। तो इसमें क्या होगा ये देखिए। तो अब आपसे पूछे कि इसमें स्ट्रेस बताओ,
इसमें इस मेंबर में स्ट्रेस बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि सर स्ट्रेस किस पॉइंट पर बताऊं? मैं कहूँगी इसको स्ट्रेस को सी पॉइंट पर बताओ। आप किस पॉइंट पर बताओ? सी पॉइंट पर बताओ। तो आप पूछेंगे कि साहब स्ट्रेस सी पॉइंट पर बताऊं, लेकिन स्ट्रेस इस पॉइंट पर मैनी डायरेक्शन के में लगती है और इसके 9 स्टैंडर्ड कंपोनेंट होते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में बताऊं? तो मैं कहता हूं आपसे कि एक्स डायरेक्शन में इसका नॉर्मल कंपोनेंट बताइए। एक्स डायरेक्शन में इसके एक्स डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये एक्स एक्स डायरेक्शन होगी, ये वाई वाई और ये जेड जेड। तो एक्स डायरेक्शन में इसका नॉर्मल कंपोनेंट बताइए। सी पॉइंट पर जो स्ट्रेस बतानी है उसका एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल कंपोनेंट बताइए। तो एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल कंपोनेंट जो आएगा, स्ट्रेस जो पैदा होगी वो क्या होगी? इसके अंदर स्ट्रेस जो पैदा होगी, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बटे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसके अंदर पैदा होगी स्ट्रेस। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अब इसमें स्ट्रेस कैसे पैदा होगी? देखिए हम इसका यहाँ से इसको कट कर देते हैं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बनाते हैं। तो इसका एफबीडी क्या बनेगा? ये सपोर्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है। जब इस पर हम पी फोर्स लगाएंगे, इधर पी फोर्स लगाया, इधर पी फोर्स लगेगा, सपोर्ट क्या करेगा? सपोर्ट इसको इसके अपोजिट में पी फोर्स देगा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? सी पॉइंट पर यहाँ ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम, इनके अंदर जो बॉन्ड बने होते हैं, तो ये बॉन्ड को क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश करेंगे। पी फोर्स क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। एटम के बीच में जो ये बॉन्ड है, इसको तोड़ने की। आप जानते हो दो एटम हैं, ए और बी। जब इनको आपस में इनके बॉन्ड को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो ये जो एटम है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। आपस में क्या क्रिया करते हैं? अट्रैक्शन की क्रिया करते हैं, आकर्षण की क्रिया करते हैं, आकर्षित होते हैं। और जब बॉन्ड को हम एक दूसरे में एटम को क्रशिंग करना चाहें, घुसाना चाहें, तो ये क्या करते हैं? रिपल करते हैं। पास में लाना चाहें एटम को, तो क्या करेंगे? रिपल्सन की क्रिया होगी, प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। क्या होगी? प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। तो जब हम इनको खींचेंगे, मेंबर को जब खींचेंगे, तो ये एटम भी क्या होंगे? इनके बॉन्ड को टूटने की क्रिया होगी। तो यहाँ पर क्या होगी क्रिया? देखिए, पी फोर्स और ये पी फोर्स, छोटे छोटे एटम जो हैं क्या करेंगे? अंदर इनके बहुत सारे फोर्स पैदा हो जाएंगे। F1, F2, F3, F4, Fn। ठीक है। इसी प्रकार से इधर हो जाएंगे F1, F2, F3, F4, Fn। तो ये आपस में जब इनको तोड़ेंगे तो इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन की क्रिया होगी, एटम आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इनका रिजल्टेंट जो F है,
वो इधर कार्य करेगा, ठीक है, रेस्ट में रखने के लिए, मेंबर को रेस्ट में रखने के लिए, रेस्ट में रखने के लिए ये फोर्स इधर कार्य करेगा, एक इनका रिजल्टेंट इधर कार्य करेगा। तो क्या क्रिया होगी, ये जो फोर्स होगा, ये जो सारे फोर्स होंगे, यही क्या कहलाते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। यही क्या कहलाएंगे, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका परिणामी बल, इन सभी फोर्सों का परिणामी बल का मैग्नीट्यूड इस P के बराबर होगा, इस बाह्य बल के बराबर होगा। तब हम F बराबर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इज इक्वल टू P के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। तब हम कह सकेंगे कि जो IRF है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, वो किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। P के बराबर होगा तो हमारी जो स्ट्रेस होगी x दिशा में, सिग्मा XX या सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं इसको, वो क्या होगी, FIRF बटे A, या हम लिख सकते हैं P/A के। ये हमारा फार्मूला बनेगा नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल स्ट्रेस का। सिग्मा XX x दिशा में, तो इसमें क्या प्रभाव होगा, इसका क्या कारण होगा, तो यहाँ क्या होगा, देयर इज टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल एटम अलोंग द लेंथ नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब जो मॉलिक्यूल और एटम हैं लेंथ के अनुदिश हैं, लेंथ के साथ में जो मॉलिक्यूल और एटम है, पार्टिकल हैं, वो आपस में सेपरेट करने की क्रिया करेंगे। क्या होंगे इस स्ट्रेस के अंदर, आपस में सेपरेशन की क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी, सेपरेशन की क्रिया होगी। तब हमारे पास में ये टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी। कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी, टेंसाइल स्ट्रेस, जो किसके बराबर होगी, सिग्मा XX बराबर नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा XX बराबर सिग्मा T बराबर FIRF बटे A। FIRF किसके बराबर हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड P के बराबर हो जाता है। तब हम कह सकते हैं ये P/A के बराबर है। फार्मूला ये नहीं है, फार्मूला तो ये है, लेकिन FIRF जो है, जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का रिजल्टेंट है, वो किसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा T बराबर P/A। ये होती है नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल स्ट्रेस की, कि मॉलिक्यूल है, कोई परमाणु है, अणु है या पार्टिकल हैं, उनको सेपरेट करने की अलोंग द लेंथ, लेंथ के अनुदिश में सेपरेट करने की प्रतिक्रिया होती है, टेंडेंसी होती है। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के अभिलंबवत, तो प्लेन है इसके अभिलंबवत। तो ये नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल स्ट्रेस है। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल स्ट्रेस, नॉर्मल एक्साइल टेंसाइल स्ट्रेस मिलती है हमें ब्रेक जब अप्लाइड करते हैं तो ब्रेक रोड में हमें ये टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिलती है। और जब हम किसी बोल्ट या नट को टाइट करते हैं तब ये हमें टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिलती है। या कोई फैन में बेल्ट ड्राइविंग हो रही है तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिलती है। या क्रेन के ऊपर कोई रस्सी बंधी हुई है जिसको हम पुल कर रहे हैं तो उसमें हमें टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिलती है। ये कुछ उदाहरण हैं टेंसाइल स्ट्रेस के, एग्जाम्पल जो आपको मैंने बताए हैं। तो इस प्रकार से टेंसाइल स्ट्रेस लगती है और कैसे वो कार्य करती है, कैसे इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है, ये मैंने सब आपको इसमें बताया है। तो दूसरी स्ट्रेस हमारे पास आती है सिंपल स्ट्रेस, वो भी एक्सियल स्ट्रेस ही कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सियल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस। वो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस।
क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस ये किसके कारण लगेगी? ड्यू टू नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। मतलब ये किसके कारण पैदा होगी? जब मेंबर पे या बॉडी पर किसी भी स्ट्रक्चर पर कौन सा लोड लगा हो? कंप्रेसिव लोड लगा हो, नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा हो, तो उस मेंबर या बॉडी के अंदर कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी? नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होगी। कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी? नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब भी लेंथ में अलोंग द लेंथ ये स्ट्रेस जब पैदा होती हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होती है, तो लंबाई क्या होगी? उसमें लंबाई क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो जो स्ट्रेस होगी वो पॉजिटिव होगी। और जब कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण लंबाई डिक्रीज़ होती है, लेंथ डिक्रीज़ होती है मेंबर की, तो उसमें जो स्ट्रेस होगी वो क्या कहलाएगी? नेगेटिव स्ट्रेस कहलाएगी। नेगेटिव स्ट्रेस होगी। क्या होगी? नेगेटिव स्ट्रेस होगी। देखिए ये हमारी बार है, इसमें फोर्स भी इस प्रकार से लगेगा कंप्रेसिव। ये एंड फिक्स है, तो इसके पॉइंट सी पर जो स्ट्रेस पैदा होगी वो कैसी पैदा होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होगी। जो इसका एफबीडी बनाते हैं अपन, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए ग्रेविटी फोर्स ये हमारी बार, ये पी फोर्स, सॉरी फोर्स, ये इसको देगा, ठीक है। तो इसके सी पॉइंट पर हम यहाँ स्ट्रेस कंसीडर करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, इनका जो बॉन्ड है, ये आपस में क्या करेंगे? जब फोर्स पी लगाएंगे हम, आपस में क्रशिंग करना चाहेंगे, एक दूसरे में ठुसना चाहेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे में ठुसना चाहेंगे। तो इसका जब डिवीज़न करेंगे हम मेंबर का, तो जो यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कैसा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होगा? इधर पैदा होगा इनमें, और इनमें इधर पैदा होगा, क्योंकि हम इनको आपस में ठूसना चाह रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है, जो ठूसना चाह रहे हैं, इनको आपस में चल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? आपस में रिपल्स करेंगे। तो ये फोर्स F1, F2, F3, F4, Fn, ऐसे ही F1, F2, F3, Fn। तो ये फोर्सों का जो रिजल्टेंट है, क्या है? रिजल्टेंट इनका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है FIRF। वो किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जो स्ट्रेस होगी सिग्मा XX, इसको हम सिग्मा C से भी डिनोट कर सकते हैं, वो होगी FIRF बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पर कार्य कर रही है, क्योंकि FIRF P के बराबर होता है, लेकिन इसमें लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती है।
ये जो लेंथ है इसकी, ये क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा -p/a। तो इसमें टेंडेंसी क्या रहती है, इसमें टेंडेंसी क्या रहती है, हेयर देयर इज टेंडेंसी ऑफ क्रशिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर इनटू ईच अदर। मतलब एक दूसरे अणुओं में क्रशिंग करने की टेंडेंसी होती है कि एक दूसरे के मॉलिक्यूलों में ठूंसा जा रहा हो। क्या किया जा रहा हो, ठूंसा जा रहा हो, आपस में उनको ठूंसने की क्रिया हो रही हो। तब ये जो जब अणु आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का कार्य करेगा, जो एक इंटरनल बहुत सारे अणुओं में ये लगेगा F1 F2 Fn फोर्स। तो इनका रिजल्टेंट आएगा एक FIR, जो कि क्या है, नॉर्मल एक्साइल कंप्रेसिव स्ट्रेस को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा, नॉर्मल एक्साइल, जो पर यूनिट एरिया पर कार्य करेगी मेंबर के। तो वो किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। मेंबर की लेंथ को क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, मतलब कम करने की कोशिश करेगा। डेल्टा एल का मान क्या होगा, कम होगा इसमें। तो ये होती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस। कैसे होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस के उदाहरण देखने को मिलते हैं कनेक्टिंग रोड में। इंजन में जो कनेक्टिंग रोड होती है, जब पावर स्ट्रोक होता है, उसमें पावर स्ट्रोक के कारण जब वापस पिस्टन ऊपर की तरफ चलता है या नीचे की तरफ आता है, पावर स्ट्रोक में इंजन ऊपर की तरफ जाता है, तो कनेक्टिंग रोड में क्या है, कंप्रेशन की क्रिया होती है। क्या होती है, कंप्रेशन की क्रिया होती है। दूसरा उदाहरण मिलता है वाल ओपनिंग पुश रोड में। जो पुश रोड है, जो वाल को ओपन या क्लोज करने का काम करती है, तो वाल जब ओपन होता है तो उस पुश रोड में भी क्या होता है, कंप्रेशन का काम होता है, तो उसमें भी कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होती है। इसी प्रकार से क्लच लाइनिंग है, जब हम क्लच को दबाते हैं, एंगेज करते हैं, तो उस क्लच लाइनिंग में भी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस के। ये किस कारण से पैदा होती है, जब लोड कैसा लगा हो, नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इसका मान कैसे निकालते हैं, सिग्मा XX बराबर सिग्मा C बराबर FIRF/A या -P/A। माइनस में क्यों ली जाती है ये, क्योंकि लेंथ को डिक्रीज़ करने का काम की जाती है, लेंथ को डिक्रीज़ करने का काम करती है। अब हमारे पास में, और इसकी टेंडेंसी क्या है, मॉलिक्यूल जो हैं, एटम्स जो हैं, उनको आपस में क्रशिंग करने का काम है, एक दूसरे में ठूसने का, एक दूसरे में ठूसने का काम है। ठीक है, तब ये स्ट्रेस पैदा होती है। इसके बाद आती है हमारे पास में एक्सियल स्ट्रेस। ये दो तरह की होती हैं। तीसरी होती है शियर स्ट्रेस। कौन सी होती है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस या ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। और ये किसके कारण पैदा होती है, ड्यू टू डायरेक्ट शियर लोड या ट्रांसफर शियर लोड। ये हमारा मेंबर है, ये पिक्स एंड इसका, और इस पर P फोर्स इस प्रकार लगाया जाता है। तो C पॉइंट पर जो स्ट्रेस होगी वो कैसी होगी, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होगी। इसका FBD जो बनाते हैं हम, इसका FBD देखिए, ये फिक्स पॉइंट, ये हमारा मेंबर हो गया।
अंदर का दूसरा भाव होगा, इस पर लग रहा है पी फोर्स। क्या लग रहा है? पी फोर्स। पी फोर्स के कारण क्या होगा, यहाँ जो एटम होंगे इसी पॉइंट की बात है, इसी पॉइंट पर यहाँ जो एटम है तो इन पर ये पी फोर्स के कारण क्या है, इस फोर्स को इधर लगाने हैं तो इस वाले पोर्शन पर इन एटमों को फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, कई फोर्स ऊपर की ओर लगेंगे, तो ऐसे ही इधर नीचे की ओर लगेंगे इन एटमों को। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में स्लाइडिंग करने की कोशिश करेंगे, ये एटम क्या करेंगे, एक दूसरे को ऊपर नीचे स्लाइडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पैदा होगा वो क्या होगा, शियरिंग पैदा होगी। क्या होगी? शियरिंग पैदा होगी। ठीक है, क्या पैदा होगी? शेयरिंग। इनका रिजल्टेंट मान लो एफ निकलता है। क्या निकलता है? एफ। इधर पी सपोर्ट पे इधर पी महसूस करेगा और इसका रिजल्टेंट एफ। तो ये है इंटरनल रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस। तब ये हमारा मेंबर रेस्ट में रहेगा, इसमें रहेगा रेस्ट में। तो यहाँ जो स्ट्रेस पैदा होगी वो होगी टाउ। टाउ से प्रदर्शित करते हैं शियर स्ट्रेस को, टाउ एक्स। टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ एस से प्रदर्शित कर देते हैं इसको, टाउ शियर। तो जो इसमें एफ एस होगा शियर फोर्स, जो कि इंटरनल आई आर एफ होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आई आर एफ, तो किसके बराबर होगा? शियर एरिया के बराबर। यहाँ जो एरिया है ये एरिया क्या कहलाएगा? शियर एरिया। क्या कहलाएगा? शियर एरिया। तो ये होगी पी बाई ए एस के बराबर। इसके बराबर पी बाई ए एस के बराबर। तो ये हमारी शियर स्ट्रेस हो गई। ठीक है, तो इसमें टेंडेंसी क्या होती है? इसमें टेंडेंसी जो होती है वो मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम जो होते हैं, वो आपस में स्लाइडिंग करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी शियर होने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। ये रिविट का एग्जांपल है। ठीक है, इस पर पी फोर्स इधर लगाया है, इस पर पी फोर्स इधर लगाया है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, इस क्रॉस सेक्शन पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर तो ये आपस में एक दूसरे पर क्या करने की कोशिश करेंगे? पी फोर्स के कारण स्लाइडिंग करने की कोशिश करेंगे। रिविटेड जॉइंट, इसको बोलते हैं रिविटेड जॉइंट, लैप जॉइंट, या सॉरी बट जॉइंट। रिविटेड बट जॉइंट, बट जॉइंट रिविटेड का, रिविट का बट जॉइंट। तो इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे? ये एक दूसरे पर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पर हैं ये क्या करने की कोशिश करेंगे? एक दूसरे पर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार का एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। ठीक है, तो इसमें जो शियर स्ट्रेस पैदा होगी टॉय एक्स, सॉरी सिग्मा से प्रदर्शित नहीं करते इसको, टॉय एक्स एक्स, टॉय एक्स वाई बराबर इसको टॉय शियर को एस से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये होगी पी बाई ए के बराबर, इसके बराबर होगी पी बाई ए के बराबर। इसकी टेंडेंसी होगी वो मॉलिक्यूल को आपस में स्लाइडिंग करने की। जैसे हम
कोई भी शीट है, कोई मेटल की शीट है, उसको हम कैंची से काटते हैं, शीयरिंग करते हैं, तब भी उसका ऑपरेशन जो है उसके मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे पर स्लाइडिंग करने का काम करते हैं। जिसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं शियर स्ट्रेस के गजन पिन में। इंजन में जो गजन पिन लगी होती है उसमें देखने को मिलता है, रिवेटेड जॉइंट में, स्प्रिंग साइकिल पिन में, ब्रेक रोड रिवेट में, ब्रेक रोड में जो रिवेट लगी रहती है उसमें चेचिस रिवेट, चेचिस ऑटोमोबाइल में जो चेचिस होता है उसमें चेचिस को जो जोड़ते हैं, मेंबरों को जोड़ते हैं, उनमें जो रिवेट होती है उनमें शियर स्ट्रेस को देखने का एग्जाम्पल मिलता है। फ्लाई व्हील में होल्डिंग बोल्ट, फ्लाई व्हील के होल्डिंग बोल्ट होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। गियर बॉक्स शाफ्ट में, एक्सियल शाफ्ट में मिलता है। इस तरह से काफ़ी उसमें ये मिलता है। चौथी है टॉर्जनल स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस या टॉर्जनल शियर स्ट्रेस क्या है? जब कोई शाफ्ट है, मान लो कोई शाफ्ट है और शाफ्ट में हमने दो बल लगाए, अपोजिट और इक्वल। अपोजिट इक्वल एक कपल के रूप में लगाए तो वो शाफ्ट क्या करने काम करेगी? जैसे मैंने कल आपको बताया था, ट्विस्टिंग करने का काम करेगी। क्या काम करेगी? ट्विस्टिंग मूवमेंट उसमें पैदा होगा। तो उसमें जो चौथी स्ट्रेस जो होती है हमारी, टॉर्जनल स्ट्रेस पैदा होती है। कौन सी स्ट्रेस पैदा होती है? टॉर्जनल स्ट्रेस। ये सिंपल स्ट्रेस में नहीं आती है टॉर्जनल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस है, टॉर्जनल स्ट्रेस है। इनका हमारे सिलेबस में इनका कोर्स नहीं है। टॉर्जनल स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस कब पैदा होती है? जब एक शाफ्ट पर कपल के रूप में दो बल कार्य करें तो वो शाफ्ट को क्या करेंगे? प्लेन पर घुमाने की कोशिश करेंगे, ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ट्विस्टिंग के कारण ये स्ट्रेस पैदा होती है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेस। इसको टॉय टी से प्रदर्शित करते हैं, जो मैंने आपको कल बताया था। इसका फार्मूला जो होता है टॉय टी का, MT ट्विस्टिंग मोमेंट बटे ZP। यहाँ ZP क्या है? यहाँ ZP कैसे निकालते हैं? ये होता है पोलर सेक्शनल मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। और MT क्या होता है? ट्विस्टिंग मूवमेंट। क्या होता है ये? ट्विस्टिंग मूवमेंट, जो कि दो समान कपल के कारण पैदा होता है। किसके कारण ऐसा होता है? कपल के कारण पैदा होता है, ठीक है। जैसे शाफ्ट है हमारी, ये कोई शाफ्ट है, इस पर दो बल लगाए गए, एक तो इधर पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, और एक इधर। तो ये क्या करने की कोशिश करेगा? ट्विस्टिंग करने की, आपस में ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेगा, मतलब राउंड देने की कोशिश करेगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट पैदा होगा जिससे। ये कहाँ देखने को मिलती है टॉर्जनल स्ट्रेस? हमें रियर एक्सल, ऑटोमोबाइल में जो रियर एक्सल होती है उसमें देखने को मिलती है, क्रैंक शाफ्ट में देखने को मिलती है, कॉइल स्प्रिंग में देखने को मिलती है। कॉइल स्प्रिंग जो होती है उसमें हमें ये टॉर्जनल स्ट्रेस देखने को मिलती है। प्रोपेलर शाफ्ट में देखने को मिलती है। प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है ऑटोमोबाइल में, जो रियर एक्सल से जुड़ती है, फ्रंट एक्सल से, इंजन से निकलकर रियर एक्सल पर जाकर मिलती है। स्टार्टर मोटर आर्मेचर शाफ्ट में देखने को मिलती है टॉर्जनल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण टेंसाइल स्ट्रेन पैदा होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेन पैदा होती है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस के कारण शियर स्ट्रेन पैदा होती है। टॉर्जनल स्ट्रेस के कारण टॉर्जनल स्ट्रेन पैदा होती है। तो जैसा जैसा लोड लगाएंगे वैसी स्ट्रेस पैदा होगी और वैसी स्ट्रेन पैदा होगी, वैसा उसमें डिफॉर्मेशन होगा बॉडी में। तो ये मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बता दिया, जो हमने कल स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन बताया था, उनकी आज मैंने आपको डिटेल बता दी है। ये फार्मूले जो हैं, फार्मूला खाली स्ट्रेस का यही है। स्ट्रेस का फार्मूला क्या है?
सिंपल स्ट्रेस जो हमारी हम पढ़ेंगे, सिंपल स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, सिग्मा टी बराबर पी बाई ए, ये हमारा सिंपल फार्मूला है। सिग्मा सी अगर निकालेंगे तो माइनस में इसका रिजल्टेंट आएगा माइनस पी बाई ए, और ट्वाई एस निकालते हैं तो वो भी हमारा पी बाई ए पॉजिटिव होता है। ये तीनों हमारी स्ट्रेस के फार्मूले हैं निकालने के। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड जो किसके बराबर होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एफ आई आर एफ किसके बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड पी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। इन तीनों ही कंडीशनों में। और ये क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस एरिया पर हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस निकालने के फार्मूले हैं जो काम आएंगे। अब कुछ हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको स्ट्रेस की थोड़ा सा ज्ञान होगा। मैं एक रिमेंबर बना रहा हूँ। ये एक चैनल है, क्या है, चैनल है जिसे इस तरह से इस दीवार के सहारे लगाया गया है। मान लो इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ 150 mm, कितनी है, 150 mm, और ये यहाँ से यहाँ तक 100 mm, ये आपकी 20 mm, ये मान लो 30 mm, और ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम 300 mm, कितना, 300 mm। तो आपको इसमें हम पी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से ये पी फोर्स लगा दिया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। पी बराबर मान लो 50 गुणा 10⁻³ न्यूटन का बल लगाया है। कितने का लगाया है एक्सटर्नल फोर्स, 50 गुणा 10⁻³ न्यूटन का, और ये इसकी डायमेंशन है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसके ए पॉइंट पर स्ट्रेस बताओ, इसके ए पॉइंट पर स्ट्रेस बताओ। तो ए पॉइंट पर सबसे पहली बात है कैसी स्ट्रेस पैदा होगी। देखिए ये टेंसाइल लोड लग रहा है, तो ये टेंसाइल लोड आपका ये पॉइंट यहाँ से लेके 150 mm की दूरी पर कहीं भी हो, तो इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगी वो सब समान होगी। तो ए पॉइंट पर जो स्ट्रेस हो रही है वो कैसी स्ट्रेस पैदा होगी, कैसी स्ट्रेस पैदा होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। कैसी स्ट्रेस पैदा होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस को, पॉइंट ए पर कौन कौन सी स्ट्रेस होगी, टेंसाइल स्ट्रेस होगी। शियर स्ट्रेस तो होगी नहीं पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर शियर स्ट्रेस होगी। मान लो ये बी पॉइंट दे दिया हमने, यहाँ बी पॉइंट दे दिया, तो इस बी पॉइंट पर तो क्या होगी, शियर स्ट्रेस होगी, क्योंकि ये बल क्या कर रहा है, इसको, इस सेक्शन को क्या कर रहा है, काटने का काम कर रहा है, शियर करने का काम कर रहा है, और ये इस लेंथ को इंक्रीज करने का काम कर रहा है पी फोर्स। तो ए पॉइंट पर तो कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी, ए पॉइंट पर, एट ए पॉइंट पर कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। और एट बी पॉइंट पर कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी, शियर स्ट्रेस।
कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी? शियर स्ट्रेस। तो दोनों को हम निकाल सकते हैं। तो पहले टेंसाइल स्ट्रेस निकालते हैं हम। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए सिग्मा XX लिखें या सिग्मा T लिखें, तो वो किसके बराबर होगा? P/A के। यहाँ A कौन सा क्रॉस सेक्शन आएगा? P का मान तो सबको पता है कितना है, सिग्मा T का मान कितना है? 50 × 10³ न्यूटन बटे A। यहाँ पर हम कौन सा सेक्शन लेंगे? तो कौन सा सेक्शन काम करेगा? यहाँ पर ये वाला क्रॉस सेक्शन काम करेगा, जिसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई क्या है? 20 mm है। तो यहाँ पर एरिया का क्या मान आएगा? 100 × 20। कौन सा एरिया काम आएगा? 100 × 20 वाला एरिया काम आएगा। तो इससे हम सिग्मा T का मान निकाल लेंगे। ये किस में है? mm² में। किस में आ जाएगा? mm² में। देखिए 50 × 100 और ये हो जाएगा आपका 100/4। 4 दूनी 8 और 4 दूनी न्यूटन पर mm²। 25 न्यूटन पर mm² क्या आ जाएगी? हमारी टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी। इसी प्रकार से हम B पॉइंट पर शियर स्ट्रेस होगी। कौन सी स्ट्रेस होगी? शियर स्ट्रेस होगी। तो शियर स्ट्रेस को हम निकाल सकते हैं P/AS। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा, ये आपका ये, ठीक है, ये एरिया आएगा जिसकी लेंथ कितनी है? इसकी चौड़ाई तो है 30 mm और लेंथ कितनी जा रहा है? वो 100 mm। कितनी जा रहा है? 100 mm। तो S कितना आ जाएगा? 50 × 10³ न्यूटन बटे 100 × 30 mm²। ये आ जाएगा 100/6 न्यूटन पर mm², यानी 16.66 न्यूटन पर mm²। ये आपकी शियर स्ट्रेस आ जाएगी B पॉइंट पर, OIS एट B पॉइंट। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और देखिए एक एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं हम। ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से स्ट्रेस हम ज्ञात करते हैं। अब एक प्रॉब्लम और देखिए। एक प्रॉब्लम और देखने जा रहे हैं हम, जल्दी से मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारी जेड शेप की कोई जेड शेप की कोई रेक्टेंगुलर मेंबर है इस तरह का। ठीक है, ये यहाँ से फिक्स किया हुआ है इस एंड से। फिक्स मान लेना है इसको। इसकी डायमेंशन दे देता हूँ मैं, ये दूरी 10 mm, ये मान लेते हैं हम 30 mm।
ये मान लेते हैं 10 mm, और ये मान लेता हूँ मैं 5 mm, और ये मान लेता हूँ 20 mm। इस पे हमने पी फोर्स लगाया है 50 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन का, 500 न्यूटन का, सॉरी मान लो 500 न्यूटन का पी फोर्स लगाया है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए आप इसमें कि इसमें इस सेक्शन में शियर स्ट्रेस कितने प्लेन पर पैदा होगी, मतलब कहाँ कहाँ पैदा होगी। तो यहाँ पर देखिए शियर स्ट्रेस कहाँ कहाँ पैदा होगी, एक तो इस सेक्शन पर और एक इस सेक्शन पर, मतलब 2 सेक्शन पर शियर स्ट्रेस पैदा होगी। शियर स्ट्रेस कितने सेक्शन पर पैदा होगी, 2 सेक्शन पर, 2 सेक्शन पर। पहली चीज़ तो यही होगी। अब इनका मान निकालना है हमको शियर स्ट्रेस का। तो शियर स्ट्रेस का मान दोनों सेक्शनों पर एक ही होगा, क्योंकि यहाँ भी P1 लग रहा है और यहाँ भी P1 लग रहा है, ठीक है। दोनों तरफ P1 लग रहा है, तो टॉय S बराबर क्या आ जाएगा, P/AS। टॉय S, P का मान 500 न्यूटन, और AS यहाँ पर कौन सा एरिया आएगा, आपका एरिया कौन सा आएगा, ये वाला। इसी तरह से यहाँ भी ये वाला एरिया, तो एरिया दोनों का सेम रहेगा। तो ये एरिया कितना होगा, 5 mm, और इसकी लेंथ कितनी है, 30 mm। 5 गुणा 30 mm स्क्वायर, तो 5 से 5 कट गया, तो आया S बराबर क्या आ जाएगा, 100/30 या 10/3, 3×3=9, 3.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपकी शियर स्ट्रेस इसमें आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, शियर स्ट्रेस। और मान लो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करूँ, ए पॉइंट, ये मान लो B और C पॉइंट है। एट पॉइंट B एंड C पर तो कौन सी शियर स्ट्रेस पैदा हो रही है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब अपन ने निकाला है एट पॉइंट ए, यहाँ कौन सी स्ट्रेस पैदा हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सी पैदा हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेस। सिग्मा T बराबर क्या आ जाएगा, P/A। तो इसमें P का मान तो 500 न्यूटन है ही, और A कौन सा लेंगे इसमें, A कौन सा लेंगे इसमें, ये वाला 10/30। एक जीरो से 0 कट गई, 1 जीरो से 0 कट गई, तो सिग्मा T कितनी आ गई, 5/3, 5/3, 3 एकम 3, 3×3 18, 1.666 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेस आ गई। तो ये और एग्जाम्पल, स्ट्रेस की यूनिट सबको बता दिया मैंने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो क्षेत्रफल जिसमें निकाल रहे हो आप, उसमें आएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स न्यूटन में दे के रख रखा है या kgf में दे के रख रखा है, तो उसमें आएगा। अब यहाँ ये गलती, एक कन्फ्यूजन पैदा होता है कि यहाँ पर जैसे 2 जगह शियर स्ट्रेस पैदा हो रही है, तो 2 एरिया बन गए, यहाँ पर क्या बन गए, 2 एरिया बन गए। तो आप ये मत समझ लेना कि 2 एरिया थे, यहाँ पर हाफ P/2 और हाफ P/2 बल लगेगा, यहाँ पर भी P बल लगेगा और यहाँ पर भी P बल लगेगा। लेकिन एक केस मैं आपको बता देता हूँ जिसमें P/2 बल लगेगा, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारे पास में कोई बार है, इसके मिडिल पॉइंट पर, यहाँ मिडिल पॉइंट पर P फोर्स लगता है, और
ये सपोर्ट लगा हुआ है दोनों तरफ, तो इसमें ज़रूर हमारा क्या होगा, हाफ बल पैदा होगा। यहाँ पर जो रिएक्शन पैदा होगी ए पॉइंट पर वो क्या होगी, ए वाई, ये किसके बराबर होगी, पी बाई टू के। इसी तरह से ये रिएक्शन यहाँ जो पैदा होगी बी पॉइंट पर, बी वाई, ये भी किसके बराबर होगी, पी बाई टू के। तो यहाँ हाफ लगेगा आपका, क्या लगेगा, यहाँ हाफ लगेगा। तो यहाँ पे जो ये एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन है और ये क्रॉस सेक्शन है, तो इन क्रॉस सेक्शनों पे पी बाई टू और पी बाई टू लगेगा। इस केस में हमारा ये हाफ हो जाएगा। लेकिन मिडिल पॉइंट पर क्या होगा, पी फोर्स। तो इस कोर्स में जो हमारी शियर स्ट्रेस निकलेगी टॉय सी, वो क्या निकलेगी, पी बाई टू बटे ए। तो यानी टॉय सी क्या हो जाएगा, पी बटे टू ए। तो इसको लिख सकते हैं हम टोटल फोर्स बटे टोटल एरिया। तो ये इस फार्मूले से निकल सकती है, इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए लास्ट, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि कहाँ पर हमारे को, पिछले वाले एग्जांपल में तो दोनों ही सेक्शनों पे पी फोर्स लग रहा था, लेकिन इस तरह का अगर एग्जांपल आ जाए इसमें मिडिल पॉइंट पर, तो इसका जो एफबीडी बनाएं अगर हम मिडिल पॉइंट का, तो ये एफबीडी बनता है। तो यहाँ मिडिल पॉइंट पर पी फोर्स लग रहा है, लेकिन इधर और इधर जो लगेगा वो लगेगा पी बाई टू और पी बाई टू। क्या लगेगा, पी बाई टू और पी बाई टू। तो इसके तीन सेक्शन बन जाते हैं, एक तो ये, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये, एन टू थ्री। तो ये बीच का सेक्शन है 2 नंबर का। तो इस पे जो शियर स्ट्रेस पैदा होगी तो इसमें पी बाई टू और दोनों एरिया, तो ये वाला फार्मूला आपका सेट होगा इसमें, पी अपॉन टू ए। ये 2 एरिया कंसीडर कर रहा है, इसमें टोटल एरिया क्या है, 2 एरिया कंसीडर कर रहा है, और फोर्स क्या है, पी बाई टू और पी बाई टू। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे स्ट्रेस निकालने का एक एग्जांपल और देखते हैं हम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ये कोई बार है, होलो बार है। कैसी बार है, होलो बार है। ये तो है सॉलिड और ये क्या है, होलो। ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है 100 mm। कितना है, कैपिटल डी बराबर दे रखा है आपको 100 mm। ठीक है, कैपिटल डी। और ये है आपका स्मॉल डी, ये दे रखा है 50 mm। इसमें अगर फोर्स यहाँ पी लगाया जाए, मान लो पी बराबर आपको दे रखा है, पी बराबर दे रखा है 10 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन, ये आपको दे रखा है। तो इसमें जो शियर स्ट्रेस पैदा होगी वो कैसे होगी, 2 शियर स्ट्रेस पैदा होगी। टॉय वन होगी, एक तो एरिया कंसीडर होगा ये पूरा और एक एरिया कंसीडर होगा ये वाला। इसमें 2 एरिया कंसीडर होंगे। तो टॉय वन में पी बाई ए वन, तो ए वन को कौन सा क्षेत्र में लगेगा, पी अपॉन 5/4 कैपिटल डी स्क्वायर वाला। तो ये पूरा एरिया इसमें आ जाएगा। तो टॉय वन में निकलेगा आपका 4 इंटू पी पाई इंटू डी स्क्वायर। तो इससे हम निकाल लेंगे न्यूटन। पाई का मान कितना होता है, 3.14 इंटू डी का 100 का 100 इंटू 100,
तो TOEI 1 यहाँ से आ जाएगा अपना 3.14 का 4 में भाग देंगे, 3.14 का 4 में तो 1 पॉइंट समथिंग न्यूटन पर mm² आपका ये TOEI 1 आ जाएगा। इसी प्रकार TOEI 2 निकालेंगे तो उसमें जो A2 निकलेगा वो A2 निकलेगा आपका π/4 d² माइनस स्मॉल d²। इस फार्मूले से हम इसको सोल्ड आउट करके ये स्ट्रेस याद कर सकते हैं। ये TOEI दूसरी शियर स्ट्रेस हम याद कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे स्ट्रेस के ऊपर, शियर स्ट्रेस के ऊपर, टेंसाइल स्ट्रेस के ऊपर, कंप्रेसिव स्ट्रेस के ऊपर। तो फार्मूले पे कैसे करना है ये मैंने आपको कंडक्ट करना बता दिया है, इनके एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको आज। इसके बाद हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे और इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। एक इसका लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। कर्व के बारे में हम जानेंगे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कर्व कैसे माइल्ड स्टील पर कार्य करता है, कैसे उसमें कौन कौन से पॉइंट पैदा होते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो आपको लाइक कीजिए, वीडियो को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।